साथियों, पिछली कड़ी में हमने अध्ययन किया था शाक्य संघ के साथ मतभेद, और इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे देश छोड़ने का प्रस्ताव युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना कर विचार करना। जब संघ एकत्रित हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के मत में मत प्रदान किया और वे भी जो उनके विरुद्ध मत में थे। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था, लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ निश्चय था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यह कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय दिया था। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक मौन हैं तो वह उठ खड़ा हुआ और उसके संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए इस बात की याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर मिल जाएगा और वह शाक्य संघ के स्वतंत्रता को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को ही मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था: सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय पर दृढ़ था। तीसरी बात तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसने दूसरी बात को ही सर्वाधिक ठीक समझा। तदनुसार
सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ मैं आपकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। साथियों, आज की कड़ी में बस इतना ही। आने वाली कड़ी में हम अध्ययन करेंगे सिद्धार्थ गौतम प्रवज्या ही समाधान कर देश छोड़ने का निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।